तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको 9 फरवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप एक अच्छे वीडियो की तलाश कर रहे हैं, यानी कि वैसे क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है, आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना एकदम ज़्यादा है। तो क्या पूछा गया है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक ना, पहला प्रश्न पूछा गया है कि भैया अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका बहुत ही खास है और वो निम्नलिखित रूप से दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो यह अभिक्रियाशील एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी कि वैसे एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो कि अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ सके, यानी कि भोजन को पचाने में वो और ज़्यादा एक्टिव हो सके और भोजन क्या हो सके, आसानी से पच सके। ठीक ना, हमारे अमाशय में जो भोजन जो हम लोग जो खाना खाएं वो कहाँ पे गया, तो वो अमाशय में गया। ठीक ना, हम लोग भोजन जो खाएं वो कहाँ जाके स्टोर हुआ, तो अमाशय में। अब अमाशय में ही क्या होता है, भोजन का पचना शुरू हो जाता है। देखिए हालांकि भोजन का पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वो पचता कहाँ पे, तो वो अमाशय में। तो अमाशय में जो भी एंजाइम जो निकलते हैं उसको वो क्या करता है, और अधिक उसको एक्टिव करता है। ठीक ना, वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वो आसानी से, अम्ल मतलब एसिड, अब एसिड कोई भी चीज़ को क्या करेगा, सड़ाएगा, उसे गलाने का काम करता है। ठीक ना, तो यह क्या करता है, और ज़्यादा उसको मदद करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ सके, यानी कि तुरंत वो क्या हो सके, एक्टिव हो सके। और यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरियास या फिर जो भी ऐसे जीवाणु सूक्ष्म जीव जो खाने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, उसे ये क्या कर देगा, उसे मार देगा, यानी कि उसे पूरी तरह से ये अम्ल क्या कर देगा, उसे नष्ट कर देगा। ठीक ना, और यह भोजन को नरम करता है। ठीक ना, ये क्या करता है, ये भोजन को और ज़्यादा नरम कर देता है जिससे इसका पाचन क्रिया और ज़्यादा तेज हो जाता है, यानी कि ये आसानी से और ज़्यादा और ये पाचित हो जाता है। ठीक ना, तो यह भोजन को नरम करता है। ठीक, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या क्या है, तो यह क्रियाशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वो क्रियाशील अवस्था में आ सके, और यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को यह मार देता है और साथ ही साथ ये भोजन को भी नरम करता है। ठीक ना, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खतरे का निशान लाल क्यों होता है। ठीक ना, खतरे का निशान आखिर लाल क्यों होता है। ठीक ना, इसी पे आप देखते होंगे कि शादी का जोड़ा में भी जो दुल्हन जो साड़ी पहनती है वो कौन से कलर की पहनती है, तो वो लाल कलर की, क्योंकि दूल्हे के लिए वो खतरे का निशानी पहले ही बता दिया जाता है कि भैया देखिए ये जो आपके घर में जो आ रही है वो आपके लिए खतरा हो सकती है, परंतु दूल्हा उस समय उस खतरे की निशानी को पहचान नहीं पाता है। और आप सिग्नल वगैरह में भी देखते होंगे लाल रेड कलर का लाइट जलता है जो कि खतरे का निशान है कि भैया रेड कलर जल रहा है, मतलब आपको वहाँ पे जाना नहीं है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ठीक ना, लेकिन हम लोग ठहरे ढीठ आदमी, हम लोग कई बार वो चिन्ह देखते हुए भी पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी ये सब चीज़ नहीं पूछा गया, या पूछा गया कि आखिर खतरे का निशान लाल का ही उपयोग क्यों करता है, कोई अन्य कलर का उपयोग हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगर हम बात करें प्रकाश की किरणों का, तो प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं। ठीक ना, कितने रंग होते हैं, 7 रंग, उसमें से लाल रंग जो होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आप यहाँ पे समझिए, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक ना, इसके कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और इसलिए ये दूर से देखने पर भी हमें आसानी से लाल लाल दिखाई पड़ता है, यानी कि इसका प्रकीर्णन कम है, तो प्रकीर्णन कम है जिसके कारण ये दूर से भी हमें आसानी से दिखाई पड़ता है। ठीक ना, तथा खतरे के संकेत का हमें आसानी से पता चल जाता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या फिर धुएं में भी क्या होता है, बहुत ही
कम होता है। जब देखिए मौसम ख़राब होता है, जब वायुमंडल में जब धूल कण कोहरा वगैरह कुछ भी रहता है तो उस समय भी लाल रंग आसानी से हमें पता चल जाता है, यानी कि लाल रंग हमें आसानी से दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो इसलिए भी हम खतरे के निशानी के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो लाल रंग का उपयोग करते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों, तो निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। कौन कौन, आपको पहला पूछा है संक्षारण, फिर पूछा है विकृत गंधिता, ठीक ना। आपको परीक्षा में दोनों ही पूछ सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक पूछेगा तो भी आपको जवाब देना है। पूछेगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक ना। तो हम लोग पहले संक्षारण के विषय में बात करते हैं। संक्षारण हम लोग कहते किसको, तो देखिए जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, ठीक ना। जब भी कोई धातु या तो नमी के संपर्क में, अम्ल के संपर्क में या फिर जल के संपर्क में जब आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक ना। जब भी कोई धातु अम्ल, नमी या फिर जल के संपर्क में आती है तो वो अपने ऊपर ऑक्साइड का परत जमा लेती है, ठीक ना। और ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षारित होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम देखते हैं कि लोहे के ऊपर में जंग लगना एक आप संक्षारण का उदाहरण। दूसरा क्या देखेंगे कि चांदी के ऊपर में काले परत का जमना। फिर क्या देखेंगे कि तांबे के ऊपर में हरी परत का चढ़ना। ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है, ठीक ना। तो हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब भी कोई धातु जब अम्ल, नमी या फिर आर्द्रता के संपर्क में आती है तो अपने ऊपर वो ऑक्साइड परत जमाने लगती है, ठीक ना। ऑक्साइड की परत जमाने लगती है और ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षारित होने लगती है, ठीक ना। धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षारित होने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे के ऊपर में जंग लगना, चांदी के ऊपर में काले परत का जमना, तांबे के ऊपर में हरे परत का चढ़ना, ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। ये सभी क्या है बच्चों, तो ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। फिर पूछा है कि विकृत गंधिता, ठीक ना। क्या बोला है, विकृत गंधिता। तो हम लोग विकृत गंधिता का क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। यानी कि उनके स्वाद और गंध दोनों ही क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब भी हम लोग कोई तेल या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ को हम लोग वायु की उपस्थिति में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना, खुले में छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके वो क्या हो जाते हैं, उसका उपचयन हो जाता है, ठीक ना। उसका स्वाद और रंग, गंध सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक ना। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि खुला रखने पर समोसे का स्वाद और गंध भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। चिप्स का पैकेट को हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो चिप्स खराब हो जाता है। अचार को हम लोग ज़्यादा समय तक खुला छोड़ देते हैं तो अचार भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सभी विकृत गंधिता का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। क्या पूछा गया है कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो उपभोक्ता मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो उपभोक्ता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया, पहला आपका शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। 3 प्रकार का उपभोक्ता है। एक हो गया आपका शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब क्या हो गया, तो शाकाहारी में आ गए आपके पौधे, पत्तियां, वो फल खाने वाले, जैसे कि बकरी, हिरन, मतलब जो मांस वगैरह नहीं खाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्ता खा रहा है, पौधा खा रहा है, फल खा के और जीवित रह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया बकरी हो गया, हिरन हो गया। लेकिन आजकल ये बकरी भी क्या हो गई, बकरी भी धीरे धीरे अब सर्वाहारी बन गई है। बकरी भी मीट वगैरह, ये भी मछली वगैरह ये भी खा जाती है, ठीक ना। कुछ अपवाद में कुछ बकरियाँ, हालांकि अभी भी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शाकाहारी के रूप में ही मानते हैं। मतलब ये सब पत्ते, फल वगैरह ये सब खा के जीवित रहती है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहेंगे। अब वहीं अगर हम बात करते हैं मांसाहारी, तो जो सिर्फ और सिर्फ
मांस खाते हैं, ठीक ना। ये मांस के अलावा और कुछ भी नहीं खाते, ये नहीं कि ये पत्ता वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये मतलब इसका भोजन है, कोई ना कोई जीव को ये मार करके खाएगा, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मांसाहारी कहते हैं। और एक हो गया आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब क्या हो गया कि वो मतलब वो पत्ता को भी खा रहा है, पौधा को भी खा रहा है, फल भी खा रहा है, और साथ ही साथ किसी अन्य जीव को मारकर भी खा रहा है, ठीक ना, यानी कि वो मांस भी खा रहा है। तो पौधे व मांस दोनों खाने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे आपका हो गया कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक ना, तो मनुष्य भी क्या करता है, वो पेड़ पौधा सब कुछ खा रहा है, और साथ ही साथ वो क्या खा रहा है, तो मांस भी खा रहा है, इसलिए सर्वाहारी ये भी है, ठीक। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक ना, पादपों में जो ये प्रकाशानुवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए पादप के प्रोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना क्या कहलाता है, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ठीक ना। जो प्रकाश के देखिए जब हम लोग कोई पौधा को हम लोग लगाते हैं, तो पौधा ये ज़मीन है, और ज़मीन के कुछ नीचे की ओर एक हिस्सा जाता है और एक हिस्सा क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जो नीचे की ओर जाता है उसे हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। और ये जो ऊपर की ओर जो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो पादप प्रोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना क्या कहलाता है, तो वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, यानी कि जिधर से इसको प्रकाश मिलेगा वो उधर ही क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे किताब में देखे होंगे कि एक खिड़की का फोटो है और खिड़की के सामने एक गमला में पौधा लगाया गया है, तो पौधा किधर मुड़ जाता है, तो वो खिड़की की तरफ मुड़ जाता है, ठीक ना। देखिए यदि किसी पादप को गमले में लगाकर इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दे जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या फिर दरवाजे की ओर भीतर दरवाजे से वो भीतर आता है, तो कुछ दिन के बाद हमें प्रोह का अग्रभाग स्वयं उसी दिशा में मुड़ा हुआ नजर आता है, ठीक ना। हम देखते हैं कि प्रकाश जो पौधा जो है वो पौधा किधर मुड़ जाता है, तो जिधर से उसको प्रकाश मिल रही है, ठीक है। तो जिस तरफ से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रोह शीर्ष केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, जबकि विपरीत दिशा की तरफ हार्मोन उपस्थित रहता है, और इसी कारण प्रोह प्रकाश की दिशा में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी कि जिधर से प्रकाश नहीं मिलता है उधर जो है उधर ऑक्सीजन हार्मोन के प्रभाव से जो प्रोह शीर्ष केवल उसी दिशा में स्रावित होने लगता है, ठीक ना, बाकी दिशा में ऑक्सीजन हार्मोन के कारण वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इसी कारण से वो हमें किधर मुड़ता हुआ प्रतीत होता है, तो जिधर से उसको प्रकाश मिल रहा है, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के कोई दो प्रमुख उपयोग बताना है, ठीक है। यानी कि बेकिंग सोडा का क्या क्या उपयोग है और धावन सोडा का क्या क्या उपयोग है, कोई दो उपयोग पूछा गया। तो हम लोग पहले बात करेंगे धोने का सोडा का। तो धोने का सोडा का दो प्रमुख उपयोग, पहला क्या लिखेंगे कि कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है, ठीक ना। धावन सोडा का सबसे पहला उपयोग कहाँ होता है, तो कांच बनाने में, साबुन का फैक्ट्री में और कागज़ की फैक्ट्री में इसका प्रयोग होता है, और साथ ही साथ घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये दो प्रमुख उपयोग हम लोग बता दें कि धावन के सोडे का प्रमुख उपयोग क्या है, तो कांच, साबुन तथा कागज़ के उद्योग में होता है, और दूसरा घरों की साफ सफाई करने के लिए भी हम लोग धावन सोडा का उपयोग करते हैं। वही हमसे पूछा गया कि बेकिंग सोडा का उपयोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो बेकिंग सोडा का उपयोग अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक ना। सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और दूसरा तो खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में भी सोडे का उपयोग करते हैं। जैसे आप अपने घर में जब पूड़ी छान रहे हैं या फिर जब आप कोई भी रोटी वगैरह पका रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, तो उसमें हम लोग सोडा डालते हैं। जैसे आप सरस्वती पूजा में जो आप बूंदिया छाँक रहे होंगे उसमें भी आप क्या डालते हैं, सोडा डालते हैं, ठीक ना। तो खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में सोडे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों, तो ओजोन परत जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा गया है कि ओजोन परत जीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ठीक ना, क्या पूछा है, तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। देखिए, ये जो आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ओजोन परत इसको चारों तरफ से इसको क्या कर रही है, टेके हुई है। यानी कि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं, इसको ये क्या करती है, तो इसको ये रोकती है। ठीक ना, इसको ये अवशोषित कर लेती है और उसको वहीं नष्ट कर देती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें अगर अवशोषित नहीं हो और अगर पृथ्वी तक पहुंच जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ बहुत सारी हानियाँ हो सकती है। क्या क्या, तो यहाँ के लोगों को त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद आदि से ये हमें क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक ना, अगर ये ओजोन परत नहीं होता और सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक पहुँचती तो पृथ्वी तक पहुँचने से यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक ना, तो मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा इस प्रकार से कि ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं। इसको समझाइए कि क्यों। तो देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक ना, क्या लिखेंगे कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है और जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। इसके चलते जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जो जबकि कॉपर उसको विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक ना, यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके मूलक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक ना, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो अपने से कमज़ोर वाला को उसके जगह से उसको हटा करके खुद उसका जगह ले लेता है। ठीक ना, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जिंक में देखने को मिलता है। ठीक ना, कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, यानी कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो जिंक है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। ठीक ना, तो इसके कारण जिंक जो है वो तनि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित करके वो जबकि कॉपर उसको विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनन जो है वो जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार से सहायक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का बनना जीव का शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकट के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से होता है। ठीक ना, अतः किसी भी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध किससे होता है, तो जनन से होता है। हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं। ठीक ना, हमारे लिए विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वह जनन करते हैं, यानी कि जीवों में विविधता हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वो क्या करती है, जनन करते। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश से व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। तो किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्याएं हमें उसके अस्तित्व का क्या करती है, ज्ञान देती है कि वो कभी इस धरती पे वो भी इस धरती पे सर्वाइव करते थे, यानी कि उस धरती पे थे। ठीक, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते बच्चों।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि भर्जन क्या है, एक उदाहरण दे। ठीक ना, आप लोग को बताया गया है भर्जन और निस्तापन के विषय में भी आप लोग को पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि भर्जन क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाने को पूछा गया, समझाने बोला गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, जब हम लोग सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में अधिक तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ठीक ना, और भाप में बदल जाने वाले अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। ठीक ना, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक ना, जो भी भाप बनने वाले अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया गया। ठीक ना, ऑक्साइड में बदल दिया गया, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वो क्या हो गया, ये जो गैस बना ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भर्जन अभिक्रिया। ठीक ना, चलिए फिर अगला पूछा है कि पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, जैसे आपको पूछा जाता है पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, पारितंत्र किसे कहते हैं, उसी प्रकार से पूछा है पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पारितंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो पारितंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया, तो आपका एक हो गया प्राकृतिक पारितंत्र और एक हो गया मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक ना, पारितंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो पारितंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया, एक आपका प्राकृतिक पारितंत्र और एक हो गया मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, देखिए प्राकृतिक पारितंत्र क्या है, तो वन, तालाब तथा झील आदि क्या है, ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र हैं। ठीक ना, वन, तालाब और झील ये सभी क्या है, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र है। वहीं अगर हम बात करें मानव निर्मित पारितंत्र का, तो बगीचा तथा खेत ये सभी क्या है, तो ये मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक ना, जैसे अगर हम लोग बगीचा, ये तो प्रकृति ने ही लगाया है, ये हम लोग मानव लगाए हैं, खेत जो है हम लोग बनाए हैं। ठीक ना, जो तालाब है वो हम लोग बनाए हैं, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संक्षारण को परिभाषित करें और संक्षारण से बचने के कोई 2 उपाय लिखें। ठीक ना, संक्षारण किसे कहते हैं और इससे बचने के हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब भी कोई धातु वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु की परत बनकर नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक ना, वायु अथवा नमी की उपस्थिति में जब कोई धातु अपने ऊपर परत दर परत वो बना करके वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक ना, संक्षारण से बचाव के कुछ उपाय हैं। क्या क्या उपाय हैं, तो पहला उपाय हम लोग कर सकते हैं यशद लेपन। ठीक ना, कि किसी भी धातु के ऊपर में जिंक की परत चढ़ा करके हम उसे क्या कर सकते हैं, तो उसका संपर्क नमी से हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक ना, उसका संपर्क हम लोग नमी से तोड़ देते हैं। ठीक ना, तो पहला हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, तो यशद लेपन करके। और दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग पेंट यानी कि धातु को हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दी। अब जब पेंट कर दिए तो ना तो वो नमी के साथ संपर्क होकर कर पाएगा, ना ही जल के साथ वो संपर्क कर पाएगा, ना वायु के साथ, तो जिसके कारण वो संक्षारित नहीं होगा। यानी कि धातुओं के ऊपर में हम लोग पेंट करके भी हम लोग संक्षारण से उसे बचा सकते हैं। और तीसरा क्या लिखेंगे, ग्रीज लगा के, धातुओं के ऊपर में हम लोग क्या लगा देंगे, तो ग्रीस लगा देंगे। तो ग्रीस लगाने से भी जब उसमें पानी पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, बह के हट जाएगा। ठीक ना, वो नमी के साथ संपर्क नहीं कर पाएगा, हवा के साथ वो संपर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वो संक्षारित नहीं होगा। ठीक ना, तो हम लोग 3 चीज़ लिखेंगे, यशद लेपन, पेंट करना और ग्रीस लगाना। तो ये सभी करके के हम लोग संक्षारण से उसे बचा सकते हैं। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। ठीक ना, विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, कोई अन्य धातु का क्यों नहीं बना होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका कुछ कारण है। तो क्या क्या कारण है, तो इसका उच्च तापमान पर भी उपचयित नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा तापमान पड़ने पर भी यह क्या होता है, जल्दी टूटता नहीं है, ये खराब
नहीं होता है। इसलिए हम लोग विद्युत बल्ब के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का। जो आप प्रकाश बल्ब देखते होंगे, ये प्रकाश बल्ब जो इस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे एक तार इस तरह से आता है और यहाँ पे इस तरह से एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही है आपका टंगस्टन, ठीक ना। तो ये उस तापमान पर भी यह टूटता नहीं है और इसका गलनांक क्या है? उच्च है, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ने पर ही क्या होगा? गलेगा, तभी जाके ये टूटेगा, अन्यथा टूटता नहीं। यानी कि हम लोग जब कहते हैं कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया जिसके कारण से बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो क्यों होता है? तो इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज या बहुत ज़्यादा हीट होता है तभी यह ख़राब हो सकता है, अन्यथा ये ख़राब नहीं होता है। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि धातु निष्क्रमण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? ठीक है ना। क्या पूछा है कि धातु निष्क्रमण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क का ही अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है और इसलिए उपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना क्या है? आवश्यक है, ठीक ना। इसके लिए यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं, ठीक ना। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ पूछा गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही परिणात्मक समूह होता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना था समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देखते हैं CH14 तथा C2H4 CH2 का अंतर है, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है CH6 है, CH6 होगा, CH6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2 का क्या है? अंतर है, ठीक ना। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए CH3OH तथा C2H5OH के बीच पे CH2 का क्या है? अंतर है, ठीक ना। CH2 का क्या है? अंतर है। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें, ठीक ना। मनुष्य में पोषण का क्या क्या चरण है? देखिए, मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। क्या क्या है? तो पहला अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को खाना, ठीक ना। सबसे पहला चरण क्या है? भोजन को खाना और उसका पाचन, ठीक ना। तो देखिए, पहला हम लोग क्या लिखेंगे? अंतर्ग्रहण। यहाँ क्या लिखेंगे कि भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुँचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, कि भोजन को हम लोग अपने शरीर के अंदर तक पहुँचाएँ और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यह भोजन प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण है। जब तक हम भोजन को खाएंगे नहीं, वो हमारे शरीर में कैसे पचेगा, ठीक ना। तो भोजन को खाना ही क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग अंतर्ग्रहण, और वहीं से भोजन का पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। अब अगला आ गया पाचन। देखिए, ठोस, जटिल तथा बड़े बड़े अघुलनशील भोजन कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग पाचन कहते हैं, ठीक ना। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो पाचन कहते हैं, ठीक। चलिए, फिर अगला आ गया आपका अवशोषण, ठीक ना। पाचन हो गया, पाचन होने के बाद फिर क्या होता है? अवशोषण, ठीक है। देखिए, अवशोषण, तो भोजन के कण छोटे हो जाते हैं तो वे छोटे आंत की दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जब हम खाना खाए, फिर वो पचा, फिर पचने के बाद क्या हुआ? वो अवशोषित होकर वो खून पे मिल गया, खून के साथ वो मिल गया। और उसके बाद अगला आ गया स्वांगीकरण। देखिए, अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि व मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना ही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, ठीक ना। अब देखिए, खाना भी खा लिए, पच भी गया, उसका अवशोषण भी गया। अब अवशोषण होने के बाद उसका कार्य क्या है? तो
ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक ना। हम लोग भोजन ही क्यों करते हैं, तो भोजन करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, तो उससे ऊर्जा उत्पादन करने को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। फिर आ गया कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हम खाना खाएं, खाना खा के जो पच गया, पचने के बाद कुछ हमारे लिए लाभदायक था वो खून में मिल गया, अब जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया उसे हमें क्या करना पड़ता है, बाहर भी निकालना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। देखिए, मल के रूप में अनपचे भोजन के गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग बहिष्करण कहते हैं, ठीक ना। कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ रह गया उसे शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, तो बहिष्करण कहलाता है, ठीक। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि चुंबक की क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण लिखिए, ठीक ना। कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण कौन कौन से हैं, तो चुंबक की क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण निम्नलिखित है। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर वो क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक ना। पहला गुण क्या लिखेंगे कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और वो दक्षिणी ध्रुव में जाके वो विलीन हो जाती है। फिर चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव के उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ठीक ना। दूसरा क्या लिखेंगे कि चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ठीक है ना। तो ये इसका मुख्य 2 गुण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और फिर मिलेगा हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।